हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजू राम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अपने चैनल पर। दोस्तों ये मॉडल पेपर 2 आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। दोस्तों ये मॉडल पेपर हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के संबंध में है। दोस्तों इसमें 1 से 85 तक क्वेश्चन होंगे। दोस्तों मज़ा आ जाएगा इसको देखकर, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रत्येक प्रश्न है उसको डेफिनेशन देते हुए समझाया गया है। संपूर्ण व्याख्या सहित है, सभी प्रश्नों को इसमें हम हल करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद में भी जो मॉडल पेपर आने वाले हैं वो भी आपकी उसकी सूचना आपके पास जा सके। दोस्तों ये वीडियो है वैसे तो हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, लेकिन आप हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, एसएसबी ड्राइवर के लिए, या जो रीट भर्ती परीक्षा है उसके लिए दोस्तों इनमें भी इनको काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है हिंदी से संबंधित है दोस्तों। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण बताना है। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 के लिए खा गया। तो दोस्तों इसमें देखो यह लड़का, यह शब्द आने से दोस्तों आज आपको पूछा है विशेष सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार दोस्तों यह लड़का शब्द 2 नंबर में है, तो दोस्तों यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि आशातीत में कौन सा समास है? दोस्तों आशातीत का मतलब है आशा से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों अन्याय। अन्याय में कौन सा समास है? नंबर 1 तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में जो जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान में, पर। दोस्तों ये जो कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे दोस्तों तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि निम्न किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, तुलसीकृत और सज्जन। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुलसीकृत, मतलब तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। तो इसमें दोस्तों आपको पता है आपके जो तत्पुरुष समास है इसमें तुलसीकृत जो ये है आपका, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, किस शब्द में द्विगु समास आता है? दोस्तों द्विगु, इस द्विगु समास में दोस्तों हमेशा गणना पद आते हैं। तो त्रिकाल, प्रेममग्न, कृतज्ञ, कामचोर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिकाल, मतलब 3 कालों का समूह है। दोस्तों द्विगु में गणना पद आते हैं और त्रिकाल में भी पता है 3 काल की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? दोस्तों संबंध कैसा होता है कि उसका, उस, मेरा, तेरा, मतलब जैसा वैसा। तो मतलब इस प्रकार का जो संबंध होता है सेंटेंस में, जैसे मैं बताऊंगा, मैं अपने काम स्वयं करता हूं, नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, यह भी नहीं होगा। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, मतलब जिसे देखता हूं वह व्यस्त है। इन दोनों का दोस्तों संबंध है, देखो आप इसको ध्यान से पढ़ें। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, मतलब किसको देखता है? वो जिसको भी देखता है वह सभी क्या है? व्यस्त है, मतलब इन दोनों का आपस में संबंध है। इस प्रकार दोस्तों इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आगे बात करें दोस्तों वागदान। प्रश्न के साथ है वागदान में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको बता दूं ये इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका संधि विच्छेद है वाक जोड़ दान। तो दोस्तों इसमें जो प्रथम वर्ण है ये तीसरे वर्ण में संधि के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों निष्फल। निष्फल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। निष्फल का जो संधि विच्छेद है दोस्तों इसमें हो जाएगा नि विसर्ग प्लस जो फल होगा। तो दोस्तों जो विसर्ग का सह बन रहा है इसमें इस प्रकार विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 है, न्यून में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा वो नी ऊन। तो दोस्तों ई जोड़, मैं आपको बताऊं, ई जोड़ अन्य बिन स्वर आ जाए दोस्तों, ई जोड़ अन्य बिन स्वर, तो दोस्तों ये वह बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो नी ऊन, नी जोड़ ऊन, ये होने से मतलब ई जोड़ ऊ आने पर दोस्तों इसका क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ई का ये बन जाता है। तो न से ई की मात्रा हटाई तो केवल हलंत न रह गया, तो इस प्रकार न नी ऊन का हो गया न्यून। इसमें दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। गंगोदक दोस्तों बहुत ही सिंपल है, गंगा उदक, आ जोड़ ऊ, मतलब क्या हो रहा है इसमें दोस्तों? गुण हो रहा है, मतलब आ जोड़ या ए जोड़ भी हो सकता है, आ जोड़ ऊ हो रहा है, तो दोस्तों इसका ओ बनता है। तो ये कौन से में आता है दोस्तों? इन दोनों का गुण। तो आपको याद रखना है इस प्रकार इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें इस प्रकार गंगोदक में कौन संधि है? गुण संधि है।
आगे देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 11 है, कलंक में इत प्रत्यय लगाने में पर कौन सा शब्द बनता है? कलंक जोड़ इत, दोस्तों इत में ई छोटी है तो कलंकित, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 है, 1 मिनट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, आपको शुद्ध शब्द है वो बताने दोस्तों। तो दोस्तों इसमें माधुर्य, नीरस, इसमें दोस्तों माधुर्यता आ गया, माधुर्यता गलत होगा, ये मधुरता हो सकता है। साम्यता ये भी गलत है। ज्ञान आपको सब पता है गलत है, विज्ञान भी गलत है। कृतज्ञ गे आएगा यहाँ, और संहार, संहार नहीं आएगा, या तो चंद्र बिंदी आएगा या समहार, इसका संधि विच्छेद होता है समार। तो इस प्रकार दोस्तों माधुर्य और नीरस ये दोनों क्या है, एकदम सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। केवल कल्पनाएं करते रहना, दार्शनिक की तरह बात करना, गंभीर चिंतन में पड़े रहना, घोड़े पर चढ़कर दौड़ना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 इसका उत्तर हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्कल के घोड़े दौड़ना मतलब आप अक्कल के घोड़े दौड़ा रहे हो, मतलब आप कल्पनाएं कर रहे हो। तो दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 14 है, उल्टी गंगा बहाना। दोस्तों आप सबको पता है गंगा है वो अपनी ही दिशा से अपने ढलान की ओर अपने मार्ग में ही बहती है, लेकिन क्या आपने कभी उल्टी गंगा को बहते देखा है? नहीं देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो इसी प्रकार जो रीति के विपरीत कार्य करता है उसे दोस्तों कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रीति के विपरीत कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। प्रश्न संख्या दोस्तों 15 है, काठ का उल्लू। काठ होता है दोस्तों लकड़ी। दोस्तों काठ का उल्लू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। आगे बात करें दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना। प्रश्न संख्या 16 है, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों मैं बताऊं, एक होती है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरा। इन दोनों में अंतर क्या होता है आप सब जानते होंगे। दोस्तों मुहावरा एक होता है वाक्य का अंश, मतलब जिसे वाक्यांश, मुहावरा मतलब ये। और दूसरी बात इसके अलावा दोस्तों मुहावरा लोकोक्ति में अंतर होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण सेंटेंस होता है, मतलब पूरा वाक्य होता है। इसके अलावा जो अंतर होता है, मुहावरा दोस्तों वाक्य में कहीं पर भी काम में लिया जा सकता है, मतलब शुरू में, मध्य में या लास्ट में, जबकि लोकोक्ति है हमेशा वाक्य के अंतिम छोर पर ही काम में ली जाती है। तो दोस्तों ये भी अंतर होता है। तो यहां पूछा है बहती गंगा में हाथ धोना, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? बहती गंगा में डूबना उतारना, गलत होगा। बहती गंगा में तैरना, यह भी नहीं। अवसर का लाभ उठाना, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों कि आम के आम गुठलियों के दाम। लोकोक्ति का सही अर्थ है मतलब दोहरा लाभ होना, मतलब आम भी हो गए और गुठलियां हैं उनको भी आपको फेंकना नहीं है, आपको उनको भी बेचकर पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों दोहरा लाभ, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, मतलब सभी जो शुद्ध शब्द है उनको बताना है। दोस्तों सन्मुख यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है सम जोड़ मुख, मतलब यहां मैं आएगा जो ये इस पर गलत हो गया। तदुपरांत, तद उपरांत, तदोपरांत, संप्रति, संस्कृत, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत है। तदुपरांत सम्मुख और माननीय और निरपराधी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें करेक्ट हो जाएगा तदुपरांत और सम्मुख। तो दोस्तों तद जोड़ उपरांत इसका संधि विच्छेद होगा, और जो सम्मुख है इसका संधि विच्छेद होगा सम जोड़ मुख। इसके तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है माननीय, माननीय नहीं होगा, माननीय होगा। निरपराधी नहीं होगा, निरअपराध होगा। धी नहीं आएगा, केवल ध आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो इसमें मैंने आपको बताया कि सभी सेंटेंस है वो किस प्रकार से अलग अलग हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को यहां समझाया जा रहा है दोस्तों, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों ये क्लास कैसी लग रही है आपको इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेगा, तो 1 तारीख भी आ गया, दिन भी आ गया, तो दोस्तों इस प्रकार ये सही नहीं होगा। इसका सी हो सकता है कि महाविद्यालय 1 तारीख को खुलेगा। दोस्तों निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, ये इसकी जगह दोस्तों ये आ सकता है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा, निश्चय आ गया। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा भोजन बनाने की व्यवस्था करें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दोस्तों तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है। तो मतलब प्रेम करना तलवार की धार पर चलना होता है। क्या सच में होता है? तो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका जो सेंटेंस है ये बिल्कुल यहाँ गलत है, क्योंकि नोक नहीं आएगा, यहाँ आएगा तलवार की धार। प्रश्न संख्या दोस्तों 20 है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, कई पुलिस के नहीं, पुलिस के कई कर्मचारियों की। दोस्तों इसमें जो कई शब्द है ये बाद में आता था, इसलिए ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मतलब कई पुलिस के कर्मचारी नहीं हो सकता,
पुलिस के कई कर्मचारी। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शरीर पर कई अंग होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, दोस्तों ये नहीं होगा। अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आगे देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। दोस्तों उज्ज्वल शब्द है, उसमें जो आपको पता है कि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत हलंत जोड़ ज्वल। दोस्तों ये जो तय है, तय हलंत है, ये भी आधे जय में बदलता है। तो दोस्तों उज्ज्वल में 2 जय वो आधे ही रहते हैं। तो जिस शब्द में 2 जय आधे हैं या हलंत वाले हैं तो वही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 22 है। किस क्रमांक का शब्द है वो शुद्ध है? पौराणिक, पुराण जोड़ इक, पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक। दोस्तों इसमें देखो आप, पुराण जोड़ इक, पुराण जोड़ इक। दोस्तों जैसे इक प्रत्यय लगता है तो ये पू है, पौ में बदल जाता है। दोस्तों ये ई है, ई की मात्रा छोटी है तो दोस्तों छोटी रहेगी। इस प्रकार ये बड़ी, जो ऑप्शन नंबर 3 में बड़ी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये पू का पू रह गया, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है, एक है, वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुज का सही विलोम शब्द। अनुज, अनुज का दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो 23 है इसका उत्तर हो जाएगा अग्रज। अनुज का हो जाएगा अग्रज दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा अगला है निराहार। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है, निराहार का सही विलोम है। निराहार का मतलब होता है बिना आहार के। आहार यानी होता है दोस्तों भोजन। तो दोस्तों निराहार का विलोम हो जाएगा आहार। आहार यानी होता है भोजन और निराहार यानी होता है बिना भोजन के। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 25 की, तो 25 है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मतलब जो आप भौरा जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मधुप, अली और भौरा और सफरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, यह करेक्ट हो जाएगा सफरी। क्योंकि दोस्तों सफरी किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये अली, अली यानी भौरा होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर अली, अली में दोस्तों बड़ी मात्रा आ जाती है, ली बड़ा, ली बड़ा होता तो दोस्तों उसका मतलब क्या हो जाता? सखी या सहेली। तो दोस्तों इस प्रकार आपको प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखना है। एग्जाम में हो सकता है अली ये छोटी ना आकर बड़ी अली आती, क्योंकि दोस्तों सहेली हमेशा बड़ी होती है। तो दोस्तों और भौरा है, भ्रमर है, वो हमेशा छोटा होता है। तो दोस्तों छोटी अली भ्रमर हो जाएगी और बड़ी अली सखी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सहेली हमेशा बड़ी होती है, सहेली को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 26 है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? केकी, खग, अंडज, विहग। तो दोस्तों विहग यानी दोस्तों बिल्कुल पक्षी होता है, खग यानी पक्षी होता है, अंडज यानी पक्षी होता है। लेकिन दोस्तों केकी है, प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों केकी किसे कहते हैं? केकी कहते हैं मोर या मयूर को। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध का मतलब होता है आपस में दोनों में संबंध होना। जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आऊंगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जो सोएगा वह खोएगा, मतलब जो सो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो अपनी किसी वस्तु को खो सकता है, क्योंकि जो सो गया है उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। तो दोस्तों इसका संबंध है जो सोएगा वही खोएगा। तो कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, मतलब जो बोता है वही पाता है। मतलब जो बोने में और पाने में दोनों में जो संबंध है, इसीलिए दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब है वह शब्द जिससे हमें निश्चित मात्रा का पता न चलता हो। मैं से पता चलता है मेरी बात हो रही है, वह मतलब उसकी बात हो रही है। कोई से दोस्तों हमें पता नहीं चल पा रहा कि किसकी बात हो रही है। कौन से भी पता है ये कौन है, हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हम कहते हैं ये कौन है, तो दोस्तों हम सामने से ही किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो निश्चित है। लेकिन कोई, हम कहें कोई आ रहा है तो इसका मतलब है कोई भी हो सकता है, मतलब इसका ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 29 है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों हमारे जो होते हैं ट से लेकर ड़ तक, तो 5 तो वर्ण ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों जो आपके री है, स है और र, ये 3 भी दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठ। दोस्तों ये मूर्धन्य व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 30 है, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेत यानी संकेत करे कि उसकी ओर, उसका, ये है, वह है, तो ये वे, ये सब न आ रहा हो तो दोस्तों वे जिस वाक्य में ये सब आते हैं तो दोस्तों वो संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे उस गाय को चारा डालो, मतलब उस, मतलब हम इशारा कर रहे हैं, यह है लड़का सुंदर, मतलब यह है, मतलब हमारे सामने हम संकेत कर रहे हैं।
थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। वह घर मतलब हमारे सामने ही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा भोजन करो। प्रश्न संख्या 31 है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? दोस्तों पीतांबर। पीतांबर का दोस्तों क्या होता है? पीतांबर पीले अंबर वाला, बिल्कुल ये गलत है। इसका संधि विच्छेद समास विग्रह होगा, पीत है अंबर जिसके, मतलब कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहा है। मतलब पीत है अंबर जिसके, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण। दोस्तों नंबर 2 है त्रिफला, तीन फल वाला। तीन फल वाला नहीं, तीन फलों का समाहार या तीन फलों का मिश्रण जिसे कहते हैं। दोस्तों नंबर 3 है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। नराधम, अधम है जो नर, बिल्कुल दोस्तों यही इसका उत्तर सही होगा। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, इस पर यह भी दोस्तों सही नहीं है। प्रश्न संख्या 32 है कि किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का मतलब दोस्तों मैंने बताया था, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संवर्धन के लिए अपादान में पर जो ये आपके जो कारक चिन्ह आते हैं उन्हीं दोस्तों तत्पुरुष समास कहा जाता है। यथाशक्ति बिल्कुल नहीं होगा। शिव अर्पण, शिव को अर्पण, बिल्कुल दोस्तों आपके सामने एकदम सिंपल है, आप एकदम आसानी से इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों 32 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है शिव, शिवार्पण मतलब शिव को अर्पण। तो दोस्तों यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि को है जो कारक चिन्ह आ रहा है। खगेश, खगों का ईश है जो, मतलब पक्षियों का राजा। पंचपाल, पंचपालों का समूह है। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो हमारे शिवार्पण, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों प्रश्न संख्या 33 है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? दोस्तों अग्नि, अभिशाप गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अभिष्ट सही है, औत्सुक्य, अंतर्निहित, इंसाफ। आगे देखते हैं, औसत ये गलत है, नहीं होगा। दोस्तों अंधेरा, उनी, ऊंगना, अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा, तो ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या हमारे 34 की दोस्तों, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? दोस्तों परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। तो इसमें दोस्तों परिशिष्ट नहीं होगा क्योंकि यहां ठ आया है, ट आएगा। पौरुष नहीं होगा, पुरुष होगा। व्यवहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक, व्यवहार जोड़ एक जुड़ते ही वह ये के साथ में आ की मात्रा आ जाती है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 है लावण्यता, ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 35 है, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध की बात हो रही है। यथेष्ट, भुजंगिनी, प्रदर्शिनी और लघुतर। दोस्तों अशुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो दोस्तों प्रदर्शन, प्रदर्शन में ई जो आपका प्रत्यय है वो जुड़ने से प्रदर्शिनी जुड़ता है, प्रदर्शनी होता है। लेकिन यह प्रदर्शिनी, सीनी आ रहा है, सीनी नहीं होगा, प्रदर्शनी सैनी आएगा। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बात करें जो ऑप्शन नंबर 4 है लघुतर। लघु में घू छोटा होता है दोस्तों, लघु में लेकिन छोटा होता है। लघु जोड़ उत्तर, ऊ जोड़ ऊ है वो दीर्घ हो जाता है, इसका दीर्घीकरण। दोस्तों इस प्रकार ऊ जोड़ ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शनी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना? दोस्तों आप सबको पता है पेट में दाढ़ी का मतलब क्या होता है। दाढ़ी कब आती है? जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। लेकिन पेट में दाढ़ी आने का मतलब क्या है? बाल्यावस्था में ही समझदार होना, झगड़ालू होना, कुरूप होना, निरर्थक होना। तो दोस्तों बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना यही होता है पेट में दाढ़ी होना, क्योंकि दाढ़ी है वो समझदार होने पर आती है। लेकिन जो बालक है बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाता है, तो इसका मतलब है वो पेट में भी दाढ़ी होना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों आगे बात करें, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, चिंतित है। दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना। दोस्तों अगर आप सारे जो गांव है आपका शहर है उसकी चिंता करते हैं, तो दोस्तों उसको लेकर है जो काजी जी है चिंता कर रहे हैं। मतलब काजी जी दुबले क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनको सारे जो शहर है उसकी चिंता है, मतलब दूसरों के कष्ट से उनको चिंता हो रही है। इस प्रकार 37 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? दोस्तों मुहावरा और वाक्यांश जो लोकोक्ति, इसमें अंतर क्या है? मुहावरा दोस्तों एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश मात्र होता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है। इसके अलावा मुहावरा है वो वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे शुरू में, लास्ट में, मध्य में। लेकिन लोकोक्ति उसका इस्तेमाल है, लोकोक्ति लोगों के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है और इसको केवल वाक्य के अंत में इस्तेमाल किया जाता है। तो आंखें खुलना, कौवा चले हंस की चाल, कान का कच्चा, अंगारे उगलना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 38 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौवा चले हंस की चाल। ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 39 है, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? खग जाने खग की ही भाषा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, चुपड़ी और दो दो, आकाश के तारे तोड़ना। दोस्तों आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है बहुत ही मतलब अचंभित असंभव कार्य कर देना, आकाश के तारे तोड़ने के बराबर होता है। तो दोस्तों ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। आगे है इमली के पात, इमली के पात पर दंड पेलना, लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों एक छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़ा दंड आपको मिलता है, उसको लेकर ये बात की जाए। बड़ा कार्य करना, सीमित साधन से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 40 का उत्तर हो जाएगा सीमित साधन से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। मतलब इमली की चटनी खिला के आपसे बहुत बड़ा काम है वो करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आप मत करना, क्योंकि आपको अगर उचित इनाम मिल रहा है तभी आप कोई काम किया करो, बिना उचित इनाम किए मत किया करो। आप किसी इमली के चक्कर में आप किसी को ज्यादा आगे मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। अब है दोस्तों हमारे प्रश्न संख्या 41 से लेकर जो हमारे 65 तक 25% अंग्रेजी की। दोस्तों आप सबको पता है हमारा जो हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें अंग्रेजी के भी 25% पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो डीपली हार्ड क्वेश्चन है उनको मैं आपके सामने डिटेल से नहीं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि उनमें इस प्रकार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ही करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको जहां तक संभव होगा उसको मैं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 41 है, आई हैव लाइव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। दोस्तों ये पूछा क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज बीन यूज्ड दिस सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में किस टेंस का उपयोग किया गया है उसकी पहचान कीजिए। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें आई हैव लाइव्ड, हैव जोड़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और 4+ टाइम भी दे रखा है। तो दोस्तों एकदम सिंपल है कि प्रश्न संख्या 41 में दोस्तों पर जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और 4+ टाइम भी आता है। प्रश्न संख्या 42 है, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो दोस्तों इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जो हैज या हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका प्रश्न उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। मतलब आर्टिकल, दोस्तों आर्टिकल क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित करने वाला जो शब्द होता है वह आर्टिकल कहलाता है। जिससे दोस्तों लोइन शब्द है, लोइन के पहले में द आएगा या ए आएगा। तो दोस्तों यहां सब मैं आपको बताऊं, अगर किसी एक ही सेंटेंस में अगर किसी एक ही वस्तु या संज्ञा की दोबारा चर्चा की जा रही हो तो दोबारा चर्चा आने पर दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है, न कि ए और एन का। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में ये पूछा जा रहा है खालिस्तान लॉयन, तो दोस्तों इसमें ए आ जाएगा, ए लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। दोस्तों इसी राजा की, इसी लॉयन की दोस्तों बात हो रही है, किंग के रूप में हो रही है। तो दोस्तों लॉयन की दोबारा इसी सेंटेंस में दोस्तों वापस चर्चा होने के कारण क्या है? एक लॉयन यानी एक शेर होता है, किंग ऑफ जंगल मतलब जंगल का राजा होता है। तो एक शेर और जंगल का राजा ये दोनों एक ही शेर के लिए या एक ही जो आपका प्राणी है उसके लिए आए हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम तो दोस्तों ये अनिश्चित हो गया, इसलिए ए आ गया, क्योंकि ए है वो एक अनिश्चित आर्टिकल है। और इसके अलावा दोस्तों किंग है, किंग शब्द इसी लॉयन के लिए आया है, इसीलिए दोस्तों इसमें किंग के लिए द का आर्टिकल, क्योंकि ये लॉयन किंग है, ये लॉयन फिक्स हो गया है, इसलिए फिक्स आर्टिकल द होता है। आगे बात करूं दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, द बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 44 है, इसमें क्लेवरेस्ट का मतलब होता है सबसे चतुर। द बॉय की बात हो गई है तो दोस्तों क्लेवरेस्ट इसी बॉय को वापस से सबसे चतुर बताया जा रहा है, ऑफ ऑल मतलब सबसे चतुर है सब में। तो दोस्तों अकेले उसी छात्र की बात हो रही है जो द बॉय आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। द बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल मतलब सभी में यह लड़का चतुर है। अब दोस्तों आपको करना क्या है? द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी, मतलब आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, हु टॉट यू इंग्लिश। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपके ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है और ये हु से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हु से शुरू हो रहा है, तो इसका शुरुआत होगी वो बाय हुम से हो सकती है, और इसमें बाय हुम से केवल 2 सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब जो दूसरा और तीसरा है वो दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको पता है इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और यू है सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस यू को ऑब्जेक्ट बनाना है और इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाना है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें दोस्तों बाय हुम वाज इंग्लिश को दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है।
टोट टू यू, यू को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, मेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय वुमेन, फ्लैटर्ड बाय मेन इज बीइंग लाइक बाय वुमेन और फ्लैटर्ड बाय मेन इज लाइकिंग ऑफ वुमेन। 46% है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा कि वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों, इसमें क्या करना है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसमें मतलब आपको जो सही जो आपकी स्पेलिंग है उसको मतलब जो मेंटेनेंस की स्पेलिंग सही किसमें है वो देखनी है। तो इसमें चारों में मेंटेनेंस की स्पेलिंग लिख रखी है, जो एकदम करेक्ट है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों मेंटेनेंस मतलब मरम्मत जिसे हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों रोंगली नहीं, करेक्ट आपको इसमें से करना है। मतलब जो नीचे दिए गए शब्द है इनमें से करेक्ट शब्द है वो कौन सा है या करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आई सेड। दोस्तों इसमें करना क्या है आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दोस्तों डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो दोस्तों प्रश्न है आई सेड विल यू स्टॉप दैट नॉइज, नो सेड द बॉय। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 49 है, इसमें सबसे पहली बात दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इस प्रकार जो शेड है शेड को आस्क में बदल देंगे, जो कि आपको पता है एक तो पहले सेंटेंस में है, दूसरे में नहीं है मतलब गलत हो जाएगा, तीसरे में नहीं है और चौथे में है, तो दोस्तों ये भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर चौथे सेंटेंस में दोस्तों वेदर का इस्तेमाल किया गया है, तो दोस्तों वेदर का इस्तेमाल कहां होता है जिस वाक्य में और या नोट का प्रयोग एक साथ में हो जाए। और नोट, और नोट इन दोनों का, जैसे देखो और नोट ये सब दोनों अगर एक ही सेंटेंस में है तो दोस्तों उसमें भी इस वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें और नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, इस प्रकार चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 50 है शी सेड हाउ क्लेवर आई एम। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों ये कहता है, ये आपको सबको पता है, इसमें ये सिंबल बना हुआ है, ये विस्मयादिबोधक जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों इसमें जो हाउ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दोस्तों हमेशा हाउ को वेरी में बदल दिया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि सॉरी 1 नहीं होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शी टोल्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है एडमिट। दोस्तों इसमें करना क्या है आपको मतलब आपको द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन द बोल्ड, मतलब जो बोल्ड क्या शब्द है बोल्ड यानी इसको मोटा बनाया गया है, इस शब्द का सेम मीनिंग वाला आपको शब्द है वो खोजना है। दोस्तों शब्द है एडमिट, एडमिट ये नहीं होता दोस्तों स्वीकार करना, तो दोस्तों स्वीकार करने का इसका सेम शब्द है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक्सेप्ट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या जो 51 में शब्द आया है वो आपके डिसाइड है, डिसाइड ये नहीं होता दोस्तों निश्चित करना, एक है रियलाइज, रियलाइज ये नहीं होता दोस्तों एहसास करवाना, एक होता है कमिट, कमिट ये नहीं होता प्रतिबंध। लेकिन दोस्तों एडमिट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट ये नहीं होता है स्वीकार करना। नंबर 52 प्रश्न है कंट्रोल, कंट्रोल ये नहीं होता नियंत्रण। तो दोस्तों नियंत्रण का अर्थ कौन दे रहा है रेगुलेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा रेगुलेट। रेगुलेट ये नहीं होता नियंत्रण करना या कंट्रोल करना, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 52 में बात करें जो रेस्ट्रेन शब्द है, रेस्ट्रेन शब्द का अर्थ होता है संयम बनाना। इसके अलावा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ये होता है दोस्तों प्रभावित करना, और डोमिनेट, डोमिनेट ये होता है दोस्तों किसी पर हावी हो जाना। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न संख्या 52 का उत्तर हो जाएगा रेगुलेट। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है हमारा दोस्तों, इसमें आपको ऑपोजिट ऑफ द वर्ड मतलब आपको विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला है केकोफोनी, प्रश्न संख्या 52 में शब्द आया है केकोफोनी। दोस्तों इसमें आप देखा जाए तो केकोफोनी का मतलब होता है कि आपके अंदर एकता का अभाव है, मतलब एकता का अभाव या सामंजस्य नहीं होना। इसका क्या होता है केकोफोनी का मतलब है शोर शराबा या कोलाहल करना, या मतलब आपके अंदर एकता का अभाव होना। तो एक इसका उल्टा हो जाएगा हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है दोस्तों एकता या सामंजस्य होना। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 54 है जिसमें है कि गेस्ट, गेस्ट का विलोम शब्द क्या, गेस्ट होता है दोस्तों क्या होता है मेहमान। तो जो मेहमान है किसी के घर जाता है तो वो जो सामने घर वाला क्या कहलाता है होस्ट कहलाता है, यानी मेजबान। एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। तो दोस्तों गेस्ट यानी मेहमान हो गया, होस्ट यानी मेजबान हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेजबान। सर्वेंट यानी होता है दोस्तों नौकर, मेड यानी होता है दोस्तों नौकरानी, और सीनियर, सीनियर होता है वरिष्ठ। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों 1 मिनट सॉरी,
प्रश्न संख्या दोस्तों 55 हमारा कि वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लाइफ इज ए। दोस्तों ये क्या कहलाता है? जो एक व्यक्ति जो सेल्फ डेनियल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहता है दोस्तों, इसका जीवन होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? एसेटिक। ऑप्शन नंबर 1 है 55 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे कहते हैं आध्यात्मिकता को दोस्तों न मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं जो भगवान में विश्वास करता हो। तपस्वी जो होता है, तपस्वी को दोस्तों यहां पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो सेल्फ डेनियल मतलब स्वयं है, वो लगातार है, वो क्या है, अपने मन पर कंट्रोल करता है और अनुशासन में अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखता है, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तपस्वी। तपस्वी को अंग्रेजी में कहते हैं एसेटिक। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों प्रश्न 56 है कि वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स को दोस्तों कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न से दोस्तों हमारा 57 है चूज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन्स। मतलब जो आपको बक, ये आपको नाउन दी गई है तो इसका जेंडर है वो आपको मतलब इसका विपरीत जेंडर है उसको सिलेक्ट करना है। तो बक दोस्तों आपके सामने शब्द आया है बक। बक यानी होता है दोस्तों हिरण। तो हिरण का दोस्तों जो जेंडर है विपरीत है वो क्या होता है? डॉय। डॉय यानी होता है दोस्तों हिरणी। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों जो हैफर है, हैफर का मतलब होता है दोस्तों बछिया। दोस्तों काव यानी होता है गाँव। प्रश्न संख्या दोस्तों 58 है हमारा द एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द वेंचुअर। दोस्तों जो वेंचुअर शब्द है एडजेक्टिव है, इस मतलब द एडजेक्टिव फॉर्म फॉर द वेंचुअर, वेंचुअर जो शब्द है इसका जो एडजेक्टिव है वो क्या बनेगा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 58 है हमारा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वेंचुअर सम। दोस्तों प्रश्न संख्या 59 है सुपरलेटिव ऑफ गुड। मतलब सुपर, यहाँ डिग्री की बात हो रही है, मतलब जो गुड शब्द है इसकी सुपरलेटिव मतलब जो सबसे अच्छी शब्द है, सुपर गुड को सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहते हैं? या ऑपोजिट ऑफ रोस्ट। दोस्तों रोस्ट को मतलब जो रोस्ट का है विलोम शब्द क्या है? एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। गुड का तो सुपरलेटिव बताना है जो कि रोस्ट का आपके ऑपोजिट भी होगा। तो 59 में दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा बेस्ट। दोस्तों गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है और ये बेस्ट है वो रोस्ट का ऑपोजिट वर्ड होता है। दोस्तों प्रश्न के 60 है वर्ब ऑफ पर्टर्बेशन। जो पर्टर्बेशन है इसका जो आपको वर्ब है इसकी क्या होगी? तो दोस्तों इसका प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 4 है पर्टर्ब, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है फॉर्म ए वर्ब फ्रॉम द गिवन नाउन। जो रिडेंस है इसका दोस्तों आपको नाउन बतानी है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न के 61 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रीड। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसका मतलब होता है जो रिडेंस है, रिडेंस शब्द है इसका दोस्तों मतलब होता है लकीर का फकीर होना। और दोस्तों जो रीड शब्द है ये आपको जो आपको ने नाउन इसको सिलेक्ट किया है, तो दोस्तों रीड का मतलब होता है मुक्त कराना, क्योंकि लकीर का फकीर का होने का मतलब है आप अंधा मतलब आंखें बंद करके किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों रीड यानी होता है छुड़ाना या मुक्त करवाना। जो आप लकीर के फकीर बन रहे हैं उससे आपको मुक्त करवाना। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 62 है जिसमें दोस्तों आपको एक सेंटेंस दिया गया है द लेडी खालिस्तान बस। तो दोस्तों आपके सामने जो PQRC 4 शब्द दिए गए हैं, आपको इन चारों का उपयोग करते हुए इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो दोस्तों ये आपके वाज आ गए और वेटिंग आ गया, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी सेंस इसमें आ रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये सही उत्तर हो जाएगा द लेडी वाज वेटिंग फॉर द बस। मतलब सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? द लेडी वाज सबसे पहले 1 नंबर ही आ जाएगा, वेटिंग 2 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर 3 आ जाएगा और द 4 नंबर बस बाद में आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे पहले क्यू, बाद में आर, QRS P, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 63 है शी डिड नॉट खालिस्तान इन टाइम। दोस्तों इसमें भी आपको प्रश्न संख्या जो 63 है इसका हो जाएगा शी डिड नॉट फाइंड द बस टू रीच स्टेशन इन टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न संख्या 63 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले P आ जाएगा दोस्तों, P में आपको पता है फाइंड, शी डिड नॉट फाइंड, बाद में हो जाएगा फाइंड द बस, बाद में टू रीच स्टेशन इन टाइम। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सेंटेंस है वो बन जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 64 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल का यूज करना है दोस्तों, सी खालिस्तान प्ले द पियानो, सी इज वेरी गुड, ये गुड नहीं है गुड है दोस्तों, गुड पियानो प्लेयर। तो दोस्तों इसमें दोस्तों ये मतलब ये क्षमता योग्यता को दर्शा रहा है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर है ये
कैन आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैन क्यों आया, इसका रीजन बता दूं मैं कि जो आगे का सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट टेंस की दोस्तों सेंस आ रही है, तो दोस्तों इसलिए कुड नहीं होगा और शुड शेल भी नहीं होगा, लेकिन शुड हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां योग्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन शुड का प्रयोग है वो किसी भी चीज की अनिवार्यता के लिए किया जाता है, इसलिए यहां का शुड का प्रयोग नहीं होगा। या अनिवार्य कुछ नहीं है, यहां योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता को कौन बता सकता है, कैन, मतलब शी कैन प्ले द पियानो, मतलब वह पियानो बजा सकती है क्योंकि शी इज वेरी गुड पियानो प्लेयर, क्योंकि वह बहुत अच्छी पियानो की प्लेयर है या खिलाड़ी है। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या, हमारा जो अगला है प्रश्न संख्या दोस्तों 65, ये क्या कहता है, यू खालिस्तान टेक बोर्डिंग पास व्हेन यू गो ऑन एरोप्लेन्स। दोस्तों इसमें यू मतलब तुम, आपको, मैं, जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूं तो दोस्तों मैंने आपको सलाह तो दे दी है। दोस्तों सलाह देने के लिए हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके सलाह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जैसे कि आपको वाहन चलाते इसमें लाइसेंस होना चाहिए, ये एक सरकारी रूल है। दोस्तों ये आपको सलाह जो दी जा रही है ये आपके लिए मानना अनिवार्य है। जो अगर कोई चीज अनिवार्य है तो दोस्तों वहां आपको मस्ट का यूज करना है। लेकिन दोस्तों जो सलाह आपके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है, या जो सलाह आप उसको मानने के लिए आप अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं होते, उस सलाह के लिए दोस्तों शुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहां सलाह दी जा रही है यू शुड टेक बोर्डिंग पास, मतलब आपको बोर्डिंग पास लेना चाहिए जब यू गो ऑन ए एरोप्लेन, मतलब आप जब एरोप्लेन जाओ तो दोस्तों आपके पास में बोर्डिंग पास होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। ये एक प्रकार की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये सलाह आपको मानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने दोस्त की सलाह मानो या न मानो। तो दोस्तों इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शुड। अब दोस्तों जो राजस्थान संस्कृति और बोलियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। दोस्तों मीरपुर बिल्कुल है, खेरपुर भी है, बहावलपुर भी है, लायलपुर दोस्तों नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लायलपुर। प्रश्न संख्या दोस्तों 67 है, खस विशेषकर उत्पादित होती है। खस एक प्रकार की घास है दोस्तों जो भरतपुर में उत्पादित होती है। प्रश्न संख्या दोस्तों 68 है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। दोस्तों आप इसमें, मुझे पता है मान सिंह करोगे, लेकिन मान सिंह दोस्तों अकबर ये आपके जोधपुर पर कब्जा करते समय नहीं था, मान सिंह महाराणा प्रताप के सामने था। तो दोस्तों इसमें हुसैन कुली खां है, सही उत्तर हो जाएगा कि जोधपुर पर जब कब्जा किया गया था तो उनके अकबर की शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था, हुसैन कुली खां ने। दोस्तों प्रश्न संख्या 69 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। दोस्तों एकदम सिंपल है, इसकी किसके अनुसार हुई थी, 69 में दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है कवि चंद्रबरदाई। दोस्तों कवि चंद्रबरदाई ने यह कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है एक अग्निकुंड से हुई है, और अग्निकुंड से दोस्तों 4 प्रकार के राजपूत है वो ये पैदा हुए थे, जो आप सब जानते होंगे। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 70 है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 70 का उत्तर है भोगीलाल पांड्या, मतलब वागड़ के गांधी है वो कौन कहलाते हैं, भोगीलाल पांड्या, और राजस्थान के गांधी जमनालाल बजाज। आगे बात करें प्रश्न संख्या जो 71 है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों एकदम सिंपल है, डिंगल भाषा में। दोस्तों 2 प्रकार की भाषाएं होती है, एक होती है पश्चिमी राजस्थान की, एक होती है पूर्वी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की भाषा है वो डिंगल है, और पूर्वी राजस्थान की भाषा है पिंगल है। पी से पूर्व हो गया और डिंगल से पश्चिमी हो गया। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है डिंगल भाषा हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ की जो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये डिंगल भाषा में। प्रश्न संख्या 72 है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक रहा। तो दोस्तों उम्मीद कहां होती है, कोट में। दोस्तों कोट में पैसे होते हैं, इसलिए कोट में क्या है, उम्मीद है। इसे याद करना है, कोटा में राजा उमेद सिंह जो कि उनके समय शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा उत्कीर्ण किए गए। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो महाराव भीम सिंह है ये बूंदी में थे, और इनके समय जो प्राकृतिक चित्रण है या पक्षियों की जो ज्यादा है वो चित्रण बूंदी में सबसे ज्यादा हुआ था। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 73 है, मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। दोस्तों कहां है, प्रश्न संख्या 73 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टोंक में। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला 16 प्राचीन मंदिर कहां है, टोंक में दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 74 है, कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है। एकदम सिंपल है दोस्तों, उदयपुर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। शिशुओं की रक्षक किसे माना जाता है, महामाया माता। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 76 है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक 20 और 9 विश्नोई दोस्तों जाम्भोजी।
एकदम सिंपल है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 77 है, उसकी बात करें तो चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? दोस्तों चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले में भरता है? जोधपुर, जयपुर, अलवर और अजमेर। तो दोस्तों चोलागढ़ देवी का मंदिर जो मेला है कहाँ भरता है? अलवर जिले में। प्रश्न संख्या 78 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता? दोस्तों रक्षाबंधन बिल्कुल आता है, नाग पंचमी भी बिल्कुल आती है, तीज, श्रावण की तीज बिल्कुल आती है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों आप सबको पता है ये श्रावण में नहीं आती। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन्माष्टमी। अब है 79, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ग्रासियों का दोस्तों कौन सा है नृत्य शैली? 79 का हो जाएगा लूर। ग्रासियों का लूर नृत्य है वो ग्रासियों का दोस्तों। आगे बात करें जो प्रश्न संख्या 80 है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? दोस्तों इन तीनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वो कौन से में किया जाता है? आपके तेरे ताली नृत्य में किया जाता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 81 है, मुहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? दोस्तों आप सबको पता है जयपुर है वो मुगलों के संपर्क में रही थी और मुगलों के लगातार संपर्क में रहने के कारण यहाँ है दोस्तों ये साहिब राम, मुहम्मद शाह, ये बाहर से आए हुए कलाकारों से शिक्षण लेकर दोस्तों जयपुर में इनका मतलब क्या है अड्डा था। तो दोस्तों ये जयपुर से संबंध रखते हैं। कौन? मुहम्मद शाह और साहिब राम बहुत ही अच्छे चित्रकार थे दोस्तों। अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट दोस्तों एकदम सिंपल है, बगरू, बाड़मेर, पाली, बालोतरा। तो दोस्तों अजरक प्रिंट हो जाएगा बाड़मेर से। प्रश्न संख्या 83 है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा 1967। प्रश्न संख्या 84 है, अक्कल कोई के बाप की कोनी। बहुत ही अच्छी कहावत है, मारवाड़ी में कहवे ना कि अक्कल कोई के बाप की कोनी। तो कहावत या जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख बुद्धि के अभाव में कुछ नहीं कर पाते, बुद्धि किसी की बपोती नहीं होती, अक्कल उधार में प्राप्त नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 84 का उत्तर हो जाएगा बुद्धि किसी की बपेती नहीं होती, मतलब अक्कल कोई के बाप की नहीं होती। अब प्रश्न संख्या हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कब की हुई थी दोस्तों? 1943 नहीं सॉरी ये 1944 1944 में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, और इसके अलावा दोस्तों आपको एक कमेंट भी करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई कुछ कमी रही है तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, आगे की क्लास में इसमें और सुधार होगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की, अंग्रेजी हिंदी के जो प्रश्न है दोस्तों मुझे पता है अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप है वो थोड़ी सी अंग्रेजी में या हिंदी में वीक होंगे। अगर आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों स्ट्रांग है तो दोस्तों मुझे पता है आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते। तो दोस्तों मैं आपकी इच्छा अनुसार आपका लेवल देखकर अपनी जो ये क्लास है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और कमेंट में ये लिखें कि ये आपकी क्लास आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आपके इस 85 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को हल भी किया कर लिया करो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन है वो हो जाए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी प्रकार के रोचक मॉडल पेपर के साथ में। दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर है वो लाते रहेंगे, आप तैयारी कीजिए दोस्तों। अपनी तैयारी के बाद में जो हमारे द्वारा मॉडल पेपर अपलोड किया जा रहा है उसको देखिए और अपनी तैयारी को परखिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा इस मॉडल पेपर को देखकर। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडल पेपर को मैंने आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मारवाड़ी में कहवे ना कि घना घना राम राम सा। स्वस्थ रहिए, तैयारी करिए, आपने नौकरी लागनो है।